Hello friends, this is Himanshu Oranjan. Today I came up with one of the important video for all of you. Today I am going to discuss with you the question paper for the post of Assistant Accounts Officer. ये जो वैकेंसी आया था डीडीए में, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो वैकेंसी आया था असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर का, तो उसका हम आज प्रीवियस जो एग्जामिनेशन हुए हैं तो उसका हम क्वेश्चन पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो प्रायर टू दिस अभी मैं आपको बता दूं कि हमारे पास डीडीए का दो क्वेश्चन पेपर है। एक इसका एग्जामिनेशन हुआ था 2017 में, 2017 में, और एक और एग्जामिनेशन हुआ था इसका 2020 में। तो हमारे पास दोनों क्वेश्चन पेपर है, 2017 का भी पेपर है और 2020 का भी पेपर है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो जो डिस्कस करेंगे ये पेपर है 2020 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका, ठीक है। और बाकी हमारे पास दोनों पेपर है, 2017 का भी है, 2020 का भी है। सो इफ यू आर गोइंग टू गिव द एग्जामिनेशन फॉर दिस पोस्ट असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, ओके, सो आप प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है वो जरूर देख कर जाए, क्योंकि मेनी ऑफ द पीएसयू में देखा जा रहा है कि जो इनका प्रीवियस जो एग्जामिनेशन होते हैं, जो पेपर वैसा होते हैं, तो उसी के हिसाब से जो अगला पेपर होता है उसी के हिसाब से बनाया जाता है। और डीडीए का जो पेपर है वो थोड़ा सा, इसका जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो अगर आप देखोगे पेपर तो आपको पता चलेगा कि क्यों डिफरेंट है, ठीक है, कैसे डिफरेंट है। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे 2020 का पेपर जो एग्जामिनेशन हुआ था। सो इसका कोर्सेस भी अवेलेबल है हिमांशु रंजन क्लासेस डॉट इन वेबसाइट पे। तो आप हिमांशु रंजन क्लासेस डॉट इन वेबसाइट पे विजिट करिएगा। वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वेबसाइट लिंक इज आल्सो गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। ओके, सो आप वेबसाइट पे विजिट करिएगा, वहां से कोर्सेस परचेस करिए ना, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस। हम जो आपको कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें आपको हम 35 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपको हम 6000 प्लस एमसीक्यूज दे रहे हैं, जो कि आपका सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज रहेंगे। उसके अलावा आपको 35 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर रहते हैं डिफरेंट पीएसयू का, जिसमें कि 2 पेपर आपका डीडीए का भी रहने वाले हैं 2017 2020 का। सो अगर आप कोर्सेज परचेस करना चाहते हो तो अभी हिमांशु रंजन क्लासेस डॉट इन वेबसाइट पे विजिट करिएगा। वेबसाइट लिंक इज आल्सो गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ऑफ डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। और भी आप किसी भी पीएसयू एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर द पोस्ट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स या क्रेडिट ऑफिसर, तो उसका कोर्सेस हिमांशु क्लासेस डॉट वेबसाइट पे अवेलेबल है। सभी एग्जामिनेशंस का कोर्सेस अवेलेबल है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक पैटर्न बता दूं। एक तो पैटर्न बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो भी लोगों को पता नहीं है कि इसका पैटर्न क्या होता है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का। तो इसका पैटर्न ये है कि आपका जो टेक्निकल पार्ट है उससे 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि इसका जो पैटर्न का जो जो बताना चाहिए वो इन लोग ने बताया नहीं है अपना नोटिफिकेशन में। जो नोटिफिकेशन निकला है रिक्रूटमेंट का उसमें कुछ भी बताया नहीं गया कि हाँ कितना टेक्निकल है, कितना नॉन टेक्निकल है, कितना जनरल अवेयरनेस है, कितना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। सो मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए कि जो आपका 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 80 क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो आपका 80 क्वेश्चन आपका टेक्निकल पार्ट से रहने वाले, 80 क्वेश्चन टेक्निकल। तो एक काफी ह्यूज रोल प्ले करेगा आपका एग्जामिनेशन में, क्योंकि इसका जो वेटेज है वो काफी ज्यादा है एग्जामिनेशन में। और भी बताता हूं, इसके बाद आपका जो 40 मार्क्स रहेगा, 40 मार्क्स वो आपको नॉन टेक्निकल का रहने वाले। 120 क्वेश्चन सिर्फ आपके रहेंगे एग्जामिनेशन में, 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे ये पूरे पेपर को सोल्व करने के लिए। ओके, 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, तो काफी बेहतर है। सो जो 40 जो क्वेश्चन रहने वाले वो आपका 10 क्वेश्चन रहने वाले, जैसे कि 10 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस का रहेगा, और जो 10 क्वेश्चन जो आपके रहने वाले वो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 10 क्वेश्चन रीजनिंग और 10 क्वेश्चन फॉर इंग्लिश। सो इस तरह से बाइफरकेशन कर करके आपका जो पेपर है वो बनाया जाता है एज पर प्रीवियस जो पैटर्न है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 80 क्वेश्चन आपका टेक्निकल से रहते हैं, जो प्रोफेशनल नॉलेज से आपका जो पूछा जाता है, जो आप अभी तक पढ़े हो टेक्निकल पार्ट उसके हिसाब से पूछा जाता है, ठीक है। सो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे 2020 में जो पेपर हुआ था डीडीए का, तो उसी पेपर को आप डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, बाकी आप कोर्सेज परचेस करोगे तो आपको पेपर ही मिल जाएगा, ठीक है।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रेशियो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रेशियो इज दैट ऑल स्टेक होल्डर, ओनर, इन्वेस्टर या लेंडर, एम्प्लॉय कैन ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट। जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल रेशियो का, ऑब्जेक्टिव यही होता है फाइनेंशियल रेशियो का कि उससे ये पता कर सकते हैं बिजनेस में कि बिजनेस का प्रेजेंट का परफॉर्मेंस कैसा है, फ्यूचर का कैसा होने वाला है, या फिर पास्ट का कैसा रहा है। ठीक है, तो इसलिए तो रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए वेरियस टाइप्स ऑफ रेशियो होता है। इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस पूछे गए, रेशियो से काफी ज्यादा क्वेश्चंस है और कैपिटल वेस्टिंग से बहुत सारा क्वेश्चंस है। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रीवियस ऐसा पूछा है तो इस बार भी पूछ सकता है, बट डिपेंड करता है, हर कुछ डिपेंड करता है। इसमें बोल रहा हूँ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी एग्जामिनेशन को आप देने जा रहे हो। ठीक है, द क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या बोलता है, द इनिशियल कैश आउटफ्लो, द इनिशियल कैश आउटफ्लो फॉर ए प्रोजेक्ट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और भी ऐसी बात है, जो आपका जो इनिशियल जो कैश आउटफ्लो होगा वो आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट की सबसे डिपेंड करता है। if the decision is related to investment in fresh proposal or in expansion, not replacement decision, ये पूछ रहा है the initial cash outflow shall calculated as, जो इनिशियल जो कैश आउटफ्लो होता है, जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास से जो पैसा जाता है, तो बोलता है द इनिशियल कैश आउटफ्लो शैल बी कैलकुलेटेड एज। उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट खरीदने में जो पैसा लगा उसका कैसे, उसका पैसा एक्सपेंस, मतलब उसको आप इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो, वो आपका आउटफ्लो हुआ। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट प्लस उसको इंस्टॉलेशन या सेटअप करने में जो खर्चा लगता है वो हो गया, प्लस इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, कुछ आपका वर्किंग कैपिटल लगा, उसको इन्वेस्टमेंट उस इन्वेस्टमेंट को करने में कुछ तो वर्किंग कैपिटल लगता है ना, तो वो सारा चीज को मिलाकर के होता है इनिशियल कैश आउटफ्लो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक वाला है। ठीक है, सो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बीच रेशियो इंडिकेट द प्रपोर्शन ऑफ टोटल एसेट फाइनेंस बाई शेयर होल्डर। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या बोलता है, इन केस वेयर कैश फ्लो इन पीरियड t plus 1 are entirely dependent upon what happened in period, then perfect correlation is said to be exist। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या बोलता है, डस कैन बी डिफाइंड एज इंडेक्स नंबर, डस कैन बी डिफाइंड एज इंडेक्स नंबर, तो ट्रेंड रेशियो को बोला जाता है। ट्रेंड रेशियो कैन बी डिफाइंड एज इंडेक्स नंबर ऑफ द मूवमेंट ऑफ वेरियस फाइनेंशियल आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नंबर ऑफ पीरियड। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या बोलता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन इसमें चार स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। तो जो रिसीवेबल जो टर्नओवर रेशियो होता है वो हेल्प करता है मैनेजमेंट को मैनेजिंग द वर्किंग कैपिटल के लिए। ठीक है, तो ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या बोलता है, when the financial statement of one year is analyzed and interpreted after comparing with another year or year is known as horizontal analysis, horizontal analysis। okay, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें ये पूछ रहा है कि कौन इस स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो एडजस्टमेंट जो होता है, एडजस्टमेंट फॉर इन्फ्लेशन इज नेसेसिटी, is a necessity for capital investment purpose, capital investment in appraisal, this is because inflation will raise the revenue and cost of the project। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो देख लीजिए क्या बोलता है, which of the following is not regarded as, which of the following is not regarded as profitability ratio related to based on sales। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसमें से कौन है जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं है। तो ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट जो सब होते हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर आते हैं। जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर नहीं आते हैं। तो सबसे अच्छा जानकारी मैं बता दूं आपको, जो रेशियो का जो बाइफरकेशन किया गया कि रेशियो कितना भागों में डिवाइड किया गया, तब वो आपको जानकारी होना चाहिए। एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और क्या सॉल्वेंसी रेशियो होता है। और इसी तीनों जो मेन ब्रॉड कैटेगरी है उसके ब्रॉड कैटेगरी के अंदर बढ़िया से रेशियोज को दिया गया, उसके हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन किया जाता है कि क्या परफॉर्मेंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बोलता है कि सेक्शन 86 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स 1961 प्रोवाइड दैट नो इनकम टैक्स शैल बी पेएबल बाय द असेसी हु इज ए मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, सेक्शन 86 बोलता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, कि बोलता है कि नो इनकम टैक्स शैल बी पेएबल बाय द असेसी हु इज ए मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल अदर देन ए कंपनी। ठीक है, सो इसको देने का दरकार नहीं होता है। नो इनकम टैक्स शैल बी पेएबल बाय द असेसी मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इतना भी देकर के टिक इसको मार सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए क्या बोलता है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ द ट्रेंड ऑफ द सेम आइटम और ग्रुप ऑफ आइटम विच टू और मोर बैलेंस शीट ऑफ द सेम फॉर्म ऑन डिफरेंट डेट्स। ठीक है, सेम फॉर्म और डिफरेंट डेट्स होता है कंपैरेटिव का। ठीक है, सेम फॉर्म और डिफरेंट डेट्स।
क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए क्या बोलता है, द थ्रो लाइट ऑन द कलेक्शन एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द फॉर्म। तो रिसीवेबल जो टर्नओवर रेशियो होता है वो उससे पता चलता है कि कलेक्शन और क्रेडिट पॉलिसी क्या है फर्म का, किसी भी फर्म का। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है फंड फ्लो स्टेटमेंट विच इज आल्सो नोन एज, फंड फ्लो स्टेटमेंट को आल्सो बोला क्या बोला जाता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशंस। ओके, तो इसको बोला जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट को। सो क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, 14 देख लीजिए क्या बोलता है, एक परिवार है एचयूएफ है, वो कंसिस्ट करता है मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। ठीक है, मिस्टर ए एंड हिज ब्रदर बी। ठीक है, मिस्टर ए है और बी है, उसके बाद मिसेस ए भी है, मिसेस बी भी है, तो यन करता है टोटल उसका फैमिली इनकम है 4 लाख रुपया फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20 में। तो बोलता है कि व्हाट इज द क्वांटम ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए के हिसाब से। तो पूछता है कि इसका रिबेट कितना मिलेगा, पूरा फैमिली का जो इनकम है एचयूएफ का वो 4 लाख रुपीस है। तो पूछ रहा था कि इसमें जो ये रिबेट इसको कितना मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो रिबेट का जो प्रोविजन एज पर सेक्शन 87 ए वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये एचयूएफ के ऊपर एप्लीकेबल है ही नहीं, तो इसको कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा। ओके, तो रिबेट से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, और भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए वो आप देख सकते हो। फिर एक और क्वेश्चन है, देखिए आप देख सकते हो क्या पूछ रहा है कि मिस्टर ए है जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है, अर्न कर रहा है टोटल इनकम 5,20,000 रुपया अर्न करता है फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20 में। What is the quantum of rebate under section 87 for the income tax 1961 available to Mr. assessment year 2020-21। तो पूछ रहा था कि इसने पूछा है कि मिस्टर ए है जिसका इनकम 5,20,000 रुपया है, तो पूछता है कि कुछ इसको क्या कुछ रिबेट मिल सकता है पर सेक्शन 87 ए के हिसाब से। तो इसको कुछ भी रिबेट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो रिबेट का जो लिमिट है वो 5 लाख रुपया तक है। अगर आप 5 लाख रुपया या उससे कम अगर आप कमाते हो तभी आपका रिबेट मिलेगा, और रिबेट कितना मिलता है 12,500। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए क्या बोलता है कि the dash decision are very popularly known as capital bursting। capital bursting means इन्वेस्टमेंट, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसी को तो कैपिटल बस्टिंग बोलते हो। ठीक है, जितना तरह का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको पता चलता है कि क्या आप किसी भी चीज को इन्वेस्टमेंट खरीद करके ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं, ज्यादा बेनिफिट फायदा उठा सकते हैं, या फिर उसको लीज करके, या फिर उसको बहुत सारे तरीके होते हैं, या फिर उसको रेंट पे लेकर के। सो ये सब सभी जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो इसी को कैपिटल बस्टिंग बोला जाता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर पॉपुलरली नोन एज कैपिटल बस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए क्या बोलता है, सेंसिटिविटी एनालिसिस इज आल्सो नोन एज, सेंसिटिविटी एनालिसिस आल्सो नोन एज व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस, सेंसिटिविटी एनालिसिस और क्या बोला जाता है, व्हाट इफ एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो बोलता है कि कैपिटल बस्टिंग कैन बी एक्सपीरियंस ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स कांस्टेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल फैक्टर या कांस्टेंट। इसका जो आंसर हो जाएगा लेइंग डाउन ए स्पेसिफिक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न ऑन ईच प्रोजेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो देख लीजिए क्या बोलता है, कंपनी हैज ए, ये कंपनी हैज ए प्रॉफिट मार्जिन है 30%, उसका जो एसेट का जो टर्नओवर है वो 2 टाइम्स है। तो पूछ रहा है कि कंपनी का बताइए कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कितना होगा। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 30 into 2 तो आपका आंसर हो जाएगा 60। ठीक है, 60%। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि इन रिलेशन टू द कैपिटल बस्टिंग फॉर रिप्लेसमेंट डिसीजन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर कैलकुलेटिंग द नेट कैश आउटफ्लो। नेट कैश आउटफ्लो, तो जो नेट कैश आउटफ्लो है उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, जो आपका जो कॉस्ट ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट खरीदने में जो पैसा लगा वो हो गया, उसका माइनस करिए जो टैक्स पेबल या फिर सेविंग आपका हुआ सेल में। ठीक है, टैक्स पेबल या फिर सेविंग आपका हुआ प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड इन्वेस्टमेंट। तो आपको वही तो आपका जो नेट कैश आउटफ्लो होगा ना। आपने कुछ खरीदा, खरीदने के लिए जो पैसा पेमेंट किया, खरीदने के लिए जो पैसा पेमेंट किया, और जो पहले आपके पास कुछ भी था एसेट उसको आपने बेचा, तो उससे आपको कुछ इनफ्लो तो आया, कुछ तो इनफ्लो आया, और आपने कुछ आउटफ्लो किया और उसमें कुछ टैक्स सेविंग हुआ। तो टैक्स सेविंग हुआ वो भी आपके लिए एक तरह से इनकम है, और एक तरह से इनफ्लो है, एक तरह से बोल सकते हो वो भी एक तरह से इनफ्लो है, और इसके साथ साथ और आपके पास जो आप बेचे थे एसेट वो भी तो आपके लिए इनफ्लो ही है। तो इनफ्लो जो भी हुआ उसको आप अगर जो आउटफ्लो हुआ उससे माइनस कर दोगे तो आपका जो नेट आउटफ्लो है वो आपका निकल जाता है। ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए क्या बोलता है, फॉर द पर्पस ऑफ obtaining the material and relevant information necessary for ascertaining the financial strength and weakness of the financial strength and weakness of an enterprise, it is necessary to analyze the data, the data depicted in the financial statement। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिलेटेड टू ओवरऑल रिटर्न ऑन एसेट। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डेड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 23 पूछ रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट कौन है इसमें, ठीक है। सो जो कैश इनफ्लो इसका जो फॉर्मूला है, मतलब इसको आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, चेंज इन सेल प्लस चेंज इन ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस चेंज इन डेप्रिसिएशन, वन माइनस टैक्स प्लस चेंज इन डेप्रिसिएशन। देखिए ये जो पूरा जो क्वेश्चन है, अगर आपने कभी भी, अगर आप कैश फ्लो मतलब आपने कभी भी कैपिटल बस्टिंग, जो कैपिटल बस्टिंग का सम है, जो कैपिटल बस्टिंग का जो सम्स होता है, अगर आपने कभी भी कैपिटल बस्टिंग का अगर आप सम सॉल्व किए होंगे, तो आपको ये आइडिया मिल पाएगा कि हाँ आप इसको कैसे, इस फॉर्मूला को आप बैठा सकते हो, कैसे ये कौन सा ये जो स्टेटमेंट है कौन सा है जो करेक्ट है। तो कैपिटल बस्टिंग आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना, अगर प्रीवियस जो एग्जामिनेशन उससे पूछे तो शायद इसे पूछ सकते हैं। सो पूरा पेपर आप देख कर जाना, तो आपको पता चलेगा कि पेपर आता कैसा है, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए क्या बोलता है, अंडर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस ईच आइटम इज रिप्रेजेंटेड एज ए परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स। नेट सेल्स के हिसाब से यहाँ पे कंपैरेटिव जो इनकम स्टेटमेंट होता है वो ईच आइटम इज रिप्रेजेंटेड परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स के हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 25 है बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज नॉट रिगार्डेड, नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस फॉर ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए क्या बोलता है, फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 के हिसाब से रिबेट अंडर सेक्शन 87A इनकम टैक्स एक्ट अवेलेबल टू, ये जो 87A जो रिबेट मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली टू रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है, ठीक है। सो डेट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोलता है, डीएससीआर डेट सर्विस कवरेज रेशियो इज कैलकुलेटेड एज, जो अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट सर्विस होता है उसको डिवाइड कर दोगे आप इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट से, तो आपका जो डीएससीआर होता है, जो डेट सर्विस कवरेज रेशियो होता है वो आपका निकलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 28 है बोलता है विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल बस्टिंग एंड कैपिटल रेशनिंग इफ प्रोजेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, अगर कोई प्रोजेक्ट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है एंड आर डिविजिबल इन नेचर, इन सच सिचुएशन, तो जो एनपीवी का जो रूल होता है, एनपीवी रूल्स शुड बी modified and accordingly project should be ranked on the basis of NPV per rupee और of capital method, ठीक है। ये पूरा अगर आप एक बार दो बार अगर आप कैपिटल बस्टिंग को देख कर जाओगे तभी आप ये सब को टिक कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे एक और देख लीजिए, ये भी कैपिटल बस्टिंग से ही है। कैपिटल रैशनिंग refers to a situation where funds are restricted and the management has to choose from amongst available investments, okay। सो ये सब चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए क्या बोलता है, ईपीएस का फॉर्मूला है, ईपीएस का फॉर्मूला अर्निंग पर शेयर का नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग, ईपीएस का फॉर्मूला है, ठीक है। तो आज हम वीडियो यहीं तक रखते हैं। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पूरे फाइनेंस में हम आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे रिलेवेंट कंटेंट हम ही आपको बताते हैं, तो आज ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, क्योंकि काफी एफर्ट लगता है इस तरह का वीडियोस बनाने में, ठीक है। क्वेश्चन पेपर हम ही आपको पूरे इंडिया में पूरा हम ही सिर्फ डिस्कस करते हैं, जो भी प्रीवियस जो भी एग्जामिनेशन हुए उसका पेपर, कोई भी पीएसयू का फॉर द फाइनेंस पोस्ट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं बात करूं कि इसका पेपर है, वो पेपर में आपका 80 क्वेश्चंस है, 80 क्वेश्चंस आपका टेक्निकल का है, 80 क्वेश्चंस टेक्निकल का है, एज वेल एज आपका 40 क्वेश्चंस जो नॉन टेक्निकल का है, टोटल 120 क्वेश्चंस है। अगर आप कोर्सेज परचेस करोगे तो आपको ये क्वेश्चन पेपर 2020 का भी मिल जाएगा, 2017 का भी मिल जाएगा, और जो भी आपका जो एमसीक्यूज है और जो भी और भी अदर पीएसएस का पेपर है वो भी मिल जाएगा। तो सारा कोर्स का जो डिटेल है वो आपको मिल जाएगा। आप वेबसाइट पे विजिट करिएगा himanshu-classes.in वेबसाइट पे, सो वहां पे कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, सो देखिएगा स्क्रीन पे नंबर एक मूव होते रहता है, तो उस पे भी आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, या फिर जो मेल आईडी है उस पे भी आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, ओके। सो आई होप सो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट फॉर ऑल ऑफ यू। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके। सो थैंक यू।